अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। आज हम अपनी बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से पहले मैं बताती चलूँ कि हमने पीछे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा कि किस तरह नोज से लेके लंग्स तक गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कौन सी गैस कब किस तरह किस पार्ट में किस रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन में किस तरह आगे ट्रैवल करती है और किस तरह लंग्स तक जाती है, और वहाँ से एक्सचेंज होने के प्रोसेस से लेकर हमने लंग्स के स्ट्रक्चर को भी देखा। आज बेसिकली हम करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि अगर हमारे लंग्स में गैस एंटर हो चुकी है तो वहाँ पर एंटर होने से लेकर बाहर निकलने तक, यानी ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस दाखिल भी होती है, गैस निकलती भी है, यानी ऑक्सीजन गैस को लंग्स अपने अंदर लेते भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बॉडी से बाहर भी निकाला जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात की जाती है तो ये वो मैकेनिज्म है जिसके अंदर दो मेन फेजेस हैं, एक सांस को अंदर लेकर जाना, दूसरा उसको बॉडी से बाहर निकालना। और इसी दौरान गैसेस के एक्सचेंज के साथ ही यहाँ पर क्या होती है, फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं। तो फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज, यानी गैस के एक्सचेंज के साथ साथ फिजिकल मूवमेंट्स भी होंगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। तो ब्रीथिंग करवाने के लिए फिजिकल मूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, और जब गैस एक्सचेंज होती है तो इसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। इसकी दो मेन फेजेस हैं, फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड अदर वन इज एक्सहेलेशन, यानी कि जो ब्रीथिंग है ये दो तरह के काम यानी फेजेस से मिलकर होती है, इसी फेजेस पर डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड द अदर वन इज एक्सहेलेशन। अगर यहाँ पर इनहेलेशन की या इंस्पायरेशन की बात की जाती है तो इनहेल करना, सांस को अंदर लेकर जाना, सांस को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाना, नोज से ट्रैवल करती है, जिस तरह ट्रैकिया से गुजरती है विंड पाइप की तरफ और फिर आगे ब्रोंकाई से लंग्स के अंदर चली जाती है। और जब वो जाती है तो हमारे जो रिब मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी सांस को अंदर खींचने के लिए हमारे जो रिब मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और रिब्स राइज हो जाती हैं, ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। एट द सेम टाइम द डोम शेप्ड डायफ्राम, जो हम जैसे कि हमने बात की थी कि ये डायफ्राम जो होता है ये डोम शेप होता है, तो ये फ्लैट हो जाता है। तो ये जैसे ही फ्लैट हो जाएगा ये डाउन साइड यानी नीचे की तरफ क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा। और मूवमेंट ऑफ डायफ्राम और रिब्स की मूवमेंट, तो ये दोनों इनहेलेशन करवाने में मदद देती हैं। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड, और लंग्स क्या कर जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं, फूल जाती हैं। एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीजेस, और फ़ौरन से जब एयर प्रेशर कम होगा तो हवा अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, फिल हो जाती है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड, तो दोनों लंग्स पर प्रेशर को इक्वल किया जाता है फ़ौरन से, जल्दी जल्दी दोनों नॉस्ट्रल्स की मदद से विंड पाइप से गुजरते हुए हवा दोनों लंग्स में फिल हो जाती है, इक्वली फिल होती है। द नेक्स्ट वन एक्सपायरेशन एंड एक्सहेलेशन। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं बताती चलूँ, जैसे हमने इनहेलेशन की बात की, जैसे इनहेलिंग होगी, ऑक्सीजन गैस एंटर हो जाती है लंग्स में, फिर वहाँ से जो एल्वेलाई के गिर्द कैपिलरीज होती हैं उनमें दो तरह का ब्लड होता है। कुछ कैपिलरीज के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आधी कैपिलरीज के पास कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से बनता है, वो लंग्स से ही जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर उन कैपिलरीज के अंदर मौजूद जो ब्लड होता है उसके अंदर एंटर हो जाती है। और जब एंटर होती है तो लंग्स जब खाली हो जाते हैं तो उसमें मौजूद, उस ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो साइड वाली कैपिलरीज के पास होती है, जिनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो वहाँ से लंग्स के अंदर एंटर हो जाती हैं। और जब वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर एंटर होती है तो लंग्स दोबारा से वो प्रेशर फील करते हैं और वो उसे फिर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन, तो जो गंदी हवा होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको बॉडी से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। द रिब मसल्स रिलैक्स, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पर रिलैक्स होंगे, जैसे रिलैक्स होंगे जो डायफ्राम फ्लैट हुआ था अब वो दोबारा से डोम शेप्ड में चला जाएगा, डोम शेप, डोम गुंबदनुमा, relax and it gets raised dome shape. This reduces the space in the chest cavity and increases the pressure on the lungs. अब वो chest cavity की जो space है वो कम हो जाती है और उसके अलावा जो pressure होता है वो क्या हो जाता है, increase हो जाता है और वो हवा को बाहर निकालना पड़ता है। The lungs contract and the air is expelled out of them. तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एयर को, हवा को, उस गंदी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। आगे हमारे पास दो बातें मेन,
एक इंसान कितनी दफ़ा सांस लेता है। दूसरा, ऐसा हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम है जो हमें सांस लेने पर मजबूर करता है, यानी हमें ही सांस क्यों लेना पड़ती है, हमें क्यों ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, इसके अलावा क्यों नहीं हम जिंदा रह सकते। इसकी वजह, ह्यूमंस ब्रीथ 16 टू 20 टाइम्स पर मिनट। हर मिनट वो 16 से 20 मिनट दफा वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं एट रेस्ट। याद रखें, रेस्ट की कंडीशन में, यानी अभी आप कोई काम नहीं कर रहे, बगैर किसी काम को करते हुए 16 से 20 दफ़ा सांस आसानी से ली जाती है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर। यहाँ पर मैं इस लफ्ज़ पर गौर करवाना चाहूँगी। वो किसकी बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर की बात कर रहे हैं, जो हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। यानी हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, हमारे ब्रेन में एक खास हिस्सा है जिसे रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। और जब हमारी बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर ये मैसेज कन्वे करता है किसकी तरफ, हमारे रिब्स की तरफ, हमारे डायफ्राम की तरफ, कि आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालें और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर आएँ। The respiratory center is sensitive to the concentration of carbon dioxide in the blood. ब्लड के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, मैसेज कन्वे करना स्टार्ट कर देता है कि अब इसको बाहर निकालना है। When we do exercise or some hard job, our muscle cells carry out cellular respiration. यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो cellular respiration का। आप दिमाग में ये सवाल तो आना चाहिए कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। जैसे मैंने पहले बताया था, पीछे हमने अपनी रेस्पिरेशन के टॉपिक में इस बात को पढ़ा है कि रेस्पिरेशन में सेल के पास जो ग्लूकोज मौजूद होता है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के दरमियान बॉन्ड्स होते हैं, टूट जाते हैं। जब ये टूटते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यहाँ पर हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती रहती है, प्रोड्यूस होती रहती है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान एट ग्रेटर रेट। और जब ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा और उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में, ब्लड में प्रोड्यूस होगी। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। It results in the production of more carbon dioxide, which is released in the blood. The greater than normal concentration of carbon dioxide stimulates the respiratory center of brain. जब हमारी normal concentration से ज़्यादा बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ब्लड के अंदर, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन में, वो स्टिमुलेट करता है, ये मैसेज बनाना स्टार्ट कर देता है कि अब ब्रीथिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। The respiratory center sends messages to the rib muscles and diaphragm to increase the rate of breathing. तो फिर यहाँ पर breathing का जो rate होता है वो increase स्टार्ट हो जाता है, यानी बहुत तेज़ हो जाता है। सो डैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क्स। द ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 टू 40 टाइम्स पर मिनट। यहाँ पर दो एमसीक्यूज बनते हैं। एक, रेस्ट कंडीशन में कितनी होती है, एक मिनट में रेस्ट फॉर्म में हम 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं। अगर कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हर मिनट में हम 30 से 40 दफ़ा सांस लेते हैं। और हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सेंटर है जो क्या करवाता है, ब्रीथिंग करवाता है, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर है। क्योंकि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ये रिब्स को और डायफ्राम को मैसेज देता है कि अब जल्दी से ब्रीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट करवाया जाए, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में बॉडी में मौजूद है, ब्लड में मौजूद है, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो आज का हमारा टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट आप ये देख लीजिएगा कि किस तरह जब एयर एंटर होती है, रिब के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम लोअर यानी मुझे नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और हमारी रिब्स ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है और एयर हमारी अंदर की तरफ आ जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलेशन का प्रोसेस था कि जब हमारी हवा बाहर की तरफ मूवमेंट करती है, रिब्स लोअर हो जाती है, ये रिलैक्स हो जाती है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ हो जाता है। हमारे पास अगला जो था एक टेबल है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बताई है कि इंस्पायर्ड एयर, जो हवा अंदर की तरफ इंस्पायर की जाती है यानी अंदर की तरफ ली जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है। ऑक्सीजन की अमाउंट होती है 21%, जितनी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, यानी नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट है 21%। लेकिन जब हम उसे एक्सपायर करते यानी बाहर की तरफ बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इसमें 16% होती है।
अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, और जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मिकदार में निकाली जाती है, 4% बॉडी से बाहर निकाली जाती है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 79% अंदर लेके जाई जाती है, उतनी ही बाहर निकालते हैं। इसका सिर्फ इतना, अगर बात की जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये एक ऐसी गैस है जो हमारी इन्वायरमेंट में आग लगने के प्रोसेस को रोकती है, यानी नाइट्रोजन गैस आग लगने नहीं देती। जहाँ ऑक्सीजन आग लगाती है, लगने में मदद देती है, कि फ्यूल को बर्न होने में मदद देती है, वही नाइट्रोजन गैस उस प्रोसेस को रोकती है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, यानी कभी खुश्क हवा होती है, कभी बहुत ज़्यादा नमी होती है हवा में, तो जब हम बाहर निकालते हैं वो सैचुरेटेड होती है, हमारी बॉडी से नमी जी बाहर बाहर निकलती है। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स वेरिएबल होती है, ऑलमोस्ट नन, क्योंकि हमारी हवा अंदर से फिल्टर होकर आ रही होती है, जबकि हम अंदर कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल्स को लेके जा रही होती हैं। लेकिन हमारे नॉस्ट्रल्स में, हमारे नाक के अंदर जो नेज़ल कैविटी है, वहाँ पर छोटे-छोटे बाल मौजूद होते हैं, कुछ म्यूकस मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो हवा के अंदर मौजूद जो गंदे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होती हैं, उनको वहाँ से वो फ़िल्टर कर लेता है। टेम्परेचर जो होता है वो हवा का वेरिएबल होता है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ठंड होती है, गर्मियों में गर्मी होती है, तो एयर का टेम्परेचर की वजह से ही हमारी साँस अंदर जाती है, उतने ही टेम्परेचर के साथ जाती है। लेकिन जब हम उसे बाहर निकालते हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, यानी जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, उतना ही हमारे सांस का टेम्परेचर होता है, उतनी ही हमारी निकलने वाली सांस जो होती है उतनी ही गर्म होती है। अगर टेम्परेचर की हम बात की जाए, तो जब हम अपनी बॉडी में सांस इनहेल कर रहे होते हैं, अ, अंदर एयर लेकर जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी बॉडी के टेम्परेचर की के लिए उस एयर को क्या किया जाता है, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग था। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। ये बेसिकली 2 पर डिपेंड करता है, एक इन्हेलेशन तो दूसरा एक्सहेलेशन। तो ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।